नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। 30 कदम की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की कक्षा में हम उपस्थित हैं आपके समक्ष हमारी हिस्ट्री इतिहास विषय पर आधारित प्रश्नों को लेकर के। और आज हमारा ये 29वां वीडियो है, 28वां वीडियो है ना, 28वां चैप्टर है, जिसमें हम आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी या उग्र विचारवादी युग के संदर्भ में, जहां पर बेसिकली हमको ये पता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो 1885 के बाद 1905 तक की जो एक ड्यूरेशन था उसे कहा जाता है उदारवादी युग, जिसमें जो नेता थे लिबरल विचारधारा के थे, उदारवादी विचारधारा के थे। और उसके बाद 1905 से जो थोड़े से क्रांतिकारी और हिंसक गतिविधियां स्टार्ट हुई, उसको लेकर के फिर वो कांग्रेस चेंज हो जाता है और वो युग कहा जाता है 1919 तक का, 1905 से लेकर के 1919 ये कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट का दौर। ठीक है, तो इन दोनों के समय पर जो क्वेश्चन बन पाएंगे हम उससे आज चर्चा करने वाले, या इस पूरे टाइम पीरियड में 85 से लेकर के उसके बीच में जो मेन घटनाएं घट रही है उसके आसपास की घटनाएं हम आज आपके समक्ष लेकर के आएंगे। 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला है और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको ठीक है हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज का, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। बाल गंगाधर तिलक वॉज अ कम्युनिस्ट। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये सांप्रदायिकतावादी तो नहीं थे, ठीक है, ये गलत है। और उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट वैसे सही है। धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करना और एक सांप्रदायिक होना, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो गंगाधर तिलक के में दूसरा स्टेटमेंट सही होता है, पहला गलत होता है। तो यहां पर ए गलत है किंतु आर सही लिया जाएगा। ठीक है, तो सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, धार्मिक होना सांप्रदायिकता की निशानी नहीं होती। धर्म का यूज करना अपने राजनीति के रूप में या उसको लेकर के भारत की स्वतंत्रता के लिए उसको यूज करना, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। तो सांप्रदायिक नहीं थे, लेकिन हाँ राजनीतिक रूप में प्रयोग किया था 1893 के आसपास तिलक जी ने। ठीक है, शिवाजी महोत्सव, ठीक है, गणेश महोत्सव है ना, ये सब उनके महोत्सव स्टार्ट किए थे, जिससे लोगों को प्रेरणा मिली है ना अपने देश को आजाद कराने के लिए, और बहुत सारी चीजें हुई। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सर सैयद अहमद खां धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। तो शुरुआत में तो वो रखते थे, उसके आधार पर क्वेश्चन है। पहला, उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान बिलीव्ड इन रिलीजियस टॉलरेंस। ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़। बिल्कुल सही है, अलीगढ़ आंदोलन के भी जनक थे और अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल के भी संस्थापक थे। बाद के कई वर्षों में उनकी धार्मिक सहिष्णुता में इजाफा हुआ। द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इंक्रीज इन द लेटर ईयर्स। ऐसा नहीं था, बाद में वो सांप्रदायिक हो गए थे और ब्रिटिश राज के लिए उनके हित में काम करने लगे थे, एंटी इंडियन के रूप में, एंटी नेशनलिस्ट के रूप में और एंटी हिंदुइज्म के रूप में काम करने लगे थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर केवल एक गलत है, एक गलत है और 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां से आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। पहला है हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट और वुड डिस्पैच। अब इनमें से कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। ठीक है, इसमें से आपको उनके क्रोनोलॉजिकल क्रम में आपको जमाना है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1817 में। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 के आसपास, एडम की रिपोर्ट आई थी 1830 के आसपास और वुड डिस्पैच आया था 1854 में। ठीक है, तो यहां पर अगर आप क्रम जमाएंगे तो सबसे छोटा पहले आएगा, तो 1817 हिंदू कॉलेज, उसके बाद 36 है क्या 3, ठीक है, उसके बाद फिर आएगा 54, 4 और फिर ये 2। तो ये स्टेटमेंट में पहला करेक्ट हो जाएगा, 1, 3, 4 और 2। हिंदू कॉलेज 1817, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857, एडम की रिपोर्ट 1836 और वुड की डिस्पैच रिपोर्ट 1854, जो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस बैगिंग इंस्टीट्यूट? ये कौन थे? तो ये याद रखिएगा, अरविंद कुमार घोष। अरविंद कुमार घोष ने ये स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए कहा था कि आप सिर्फ भीख मांग सकते हैं, जिसके बदले आपको मिलने वाला भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पे चौथा स्टेटमेंट याद रखिए, अरविंद कुमार घोष करेक्ट है। पांचवा, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर ईव के साथ मिलकर के निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में 1914 वाला हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिएगा, राजा राममोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, राजा राममोहन राय डेविड हेयर और अलेक्जेंडर ईव के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर characteristics of the debates between the Anglistic and Orientistic in the 1830s? 1830 के दशक में आंग्लवाद और प्राच्यवादी जो शिक्षा पद्धति थी उसके संदर्भ में क्या विशेषताएं हैं आपको बताना है। पहला, नीचे दिए कूट भी है, उसमें सही उत्तर आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, पहला, आंग्लिक संस्कृत, और आंग्लिक मतलब जो ब्रिटिशर्स थे या ब्रिटिश प्राच्य, जैसे यहां पर दो वर्ड आपको मिल रहा है ना, आंग्लिको यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा पर बिलीव कर रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर, और प्राच्य जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति पर बिलीव करते थे। ये दो के विषय में आपको बताना है। ठीक है, पहला है, आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे। बिल्कुल सही। ठीक है, आंग्लिक संस्कृत के ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि की कमी चाहते थे, परंतु फारसी में मुद्रण जारी रखना चाहते थे नहीं, सारे में कमी करना चाहते थे, उनको वे बहुत खर्चीला लगता था। ठीक है, तीसरा, प्राच्यविद यानी कि प्राचीन वाले अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका चाहते थे। वृत्तिका मतलब उनके लिए अलाउंसेस चाहते थे या भत्ते चाहते थे। ठीक है, और प्राच्यविदों ने दिल्ली में एक नया संस्कृत महाविद्यालय स्टार्ट किया था। तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें से ओनली सही बताना है, तो 1 और 3 इज करेक्ट। तो 1 and 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन द हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन इन बंगाल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल इन कलकत्ता इन May 1849 वॉज अ रिवॉल्यूशनरी इवेंट। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर? तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता में 1854 में एक विद्यालय की स्थापना हुई, है ना, जिसको एक युगांतकारी घटना माना गया महिला शिक्षा किया या महिला के सशक्तिकरण के क्षेत्र में। इनमें से कौन उसका संस्थापक था? तो ध्यान रखिएगा, ये थे J.E.D. बेथुन। बेथुन स्कूल के नाम से स्कूल स्थापित हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, ये एक टीचर थे बेथुन, जो फिर है ना टीचर भी थे, शिक्षाविद भी थे। इनका नाम आता है महिला शिक्षा के लिए भारत में। ठीक है, तो आंसर याद रखना, J.E.D. बेथुन। ठीक है, हालांकि इनके साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी साथ में थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द फर्स्ट सिस्टमैटिक critic of liberal politics in a series of article called New Lamps for Old, written in 1893-94। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड के नाम से लिखी गई एक लेख, जो कि श्रृंखला में लिखी गई एक है ना, 1893 और 94 में किसने इसकी पहली बार आलोचना करी थी, यानी कि उदारवादी राजनीति की। तो यहां पर क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि जो उदारवादी मूवमेंट चल रहा था कांग्रेस का फर्स्ट फेज, उसमें कौन वो व्यक्ति था जिसने पहली बार उनको क्रिटिसाइज किया, और वो भी एक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में। तो वो कौन थे? अरविंद कुमार घोष थे। इन्हीं का जो सीरीज था वो क्या था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, याद रखिएगा। इसी में वो उनको क्रिटिसाइज किया करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अरविंद कुमार घोष, जो बाद में फिर गरम दल के नेता के रूप में एक नाम आता है उनका। आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो ये आपको पता ही है, मैंने आपको पहले बताया था, बाल गंगाधर तिलक 1893 के आसपास उन्होंने ये घटना स्टार्ट करी और गणेश उत्सव मनाया।
महाराष्ट्र में पहले भी गणेश बिठाने की परंपरा थी, लेकिन वो घर में थी, बाहर नहीं थी। तो उन्होंने उसका सामाजिकरण कर दिया, उनका सोशली उसको लोगों के सामने वो रखना स्टार्ट करे कि जहाँ पे सारे लोग आकर के वहाँ पर क्या कर सकते थे, इकट्ठे होते थे और वहाँ उनको भाषण से, अपने प्रेरक प्रसंगों से लोगों को इंस्पायर करते थे नेशनलिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है आंसर, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 10th। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था? तो भगवत गीता का पहला ट्रांसलेशन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, इसके अलावा चार्ल्स विल्किंस ने हितोपदेश, है ना, चार्ल्स विल्किंस ने हितोपदेश, ठीक है, और एक दो और बुक्स थे जिसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो इसमें क्या आएगा नाम? चार्ल्स विल्किंस। ठीक, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि चार्ल्स विल्किंस ने ये गीता का जो ट्रांसलेशन था वो कब किया था? ईयर बताइए आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इज नॉट करेक्ट? 1835 में जो नवीन शिक्षा पद्धति आई, जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर आधारित थी, इसको मैकाले सिस्टम कहते हैं। मैकाले मिनट पर बेस्ड था और उस समय बेंटिक, है ना, उस समय पे वो थे, गवर्नर जनरल थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसे मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सही है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ऑन द एडवाइस ऑफ मैकाले। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया। इट मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सही है ना, इससे अंग्रेजी की शिक्षा पर बढ़ी। शिक्षण की भाषा के स्वरूप में अंग्रेजों के औपचारिक संस्थानीकरण के साथ ही भारतीय शिक्षा में एक नई दिशा की अवस्था तैयार हो गई। ये भी सही है। भारतीय शिक्षाओं को दबा करके इंग्लिश पद्धति को लागू करना और जिस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन है उस तरीके से भारतीयों को बनाना, ताकि भारतीय जो है वो रंग और रूप से तो भारतीय रहे, लेकिन जो अंदर से ब्लड से क्या हो जाए, वो ब्रिटिश बन जाए और एक क्लर्क तक की पोस्ट वो जा सके। इतना उनको बना दीजिए ताकि उनको यहाँ राज्य करने में दिक्कत ना हो। और विद्यमान प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तिकाएं देना, यानी कि उनको एक प्रकार से बोलना चाहिए, वृत्तिका मतलब कि कंपनसेशन देना, लोन देना या उनको अनुदान देना। ठीक है, तथा प्राचीन उच्च ग्रंथों का प्रकाशन जारी रखा जाता था। ये तो इसमें कहीं पे भी नहीं था। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो डी सही नहीं है। ठीक, चलिए तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। सही है, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को बताया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। ये भी सही है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एज अ प्रोफेसर काम करते थे। उनका सब्जेक्ट क्या था? गुजराती। उसके बाद 1883 में उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र प्रकाशित किया। ये भी सही है। तो वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने पत्र प्रकाशित किया था। और उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को नवसारी महाराष्ट्र में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, उनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को नवसारी, गुजरात में। तो वो गुजराती थे, ना कि मराठी। तो ध्यान रखिएगा, वो कहाँ के थे? मराठी। तो स्टेटमेंट चौथा करेक्ट नहीं है। तो आपके लिए आंसर क्या है? सत्य नहीं है। तो डी सत्य नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, पढ़िए ध्यान से। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव 1906 में पारित करने का उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? द कांग्रेस पास द स्वराज रेजोल्यूशन इन द ईयर 1906। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेजोल्यूशन वाज। तो इसमें से इनका और रेजोल्यूशन क्या था? तो सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा, स्वशासन, सेल्फ रूल सुनिश्चित करना, बाकी नहीं है। एक ही याद रखिए सीधे। क्या याद रखना है कि उन्होंने अपना स्वराज प्रस्ताव का मतलब क्या था? स्वशासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रारंभिक शिक्षक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था। ध्यान से पढ़ेगा। द फंडामेंटल वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनल मूवमेंट वॉज इट्स नैरो सोशल बेस, और कारण इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। देखिए, ये जो पहला स्टेटमेंट है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसके संकीर्ण सामाजिक आधार थी, ये तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्योंकि उस समय समाज बटा हुआ था और एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग ही जो है लड़ पा रहा था, क्योंकि नीचे जो कैटेगरी के लोग थे वो तो वैसे ही अपने लिए लड़ नहीं पा रहे थे, है ना, वैसे ही वो शोषित थे, तो वो अपने फ्रीडम के लिए क्या ही लड़ पाते। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि वो केवल सामाजिक संपूर्ण हितों के लिए लड़ता था, ऐसा नहीं है, वो नेशनल मूवमेंट था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से ए सही है और आर गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य था? Which one of the following was the main objective of establishing the Asiatic Society of Bengal in Calcutta 1784? तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1784 में ये संस्था स्थापित हुई, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे सर विलियम जोन्स, ठीक है। तो विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। क्यों स्थापित किया गया था? भारतीय प्राचीन साहित्यों को उसको अध्ययन करना और उसका ट्रांसलेशन करना इंग्लिश में। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है देख लीजिए, ये वाला बी ऑप्शन, ठीक है। भारतीय भाषाओं तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना, इनकरेजिंग द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर्स, ठीक है। तो यह वाला सी सही है। चलिए, उत्खनन से कोई इसका तात्पर्य नहीं था, और रीति रिवाज, अंग्रेजी रीति रिवाज परंपरा से कोई इसका प्रोत्साहन देना इसका कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक, आगे, निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम क्या है? सती प्रथा, शारदा और प्रथम महाविद्यालय अधिनियम। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सती प्रथा अधिनियम, शारदा एक्ट और प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम। तो प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1894 में, ठीक है, 1894 में, करेक्ट कर लीजिएगा अच्छे से। सती प्रथा आया था 1893 में, 1829 में, और शारदा एक्ट आया था 1929 में, ठीक है। शारदा एक्ट जो था वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था, सती प्रथा सतियों से रिलेटेड था, और विश्वविद्यालय के लिए प्रथम। तो यहां पर सबसे पहला कौन सा आएगा? 1829 ए, फिर शारदा एक्ट बी, और उसके बाद फिर प्रथम विश्वविद्यालय ये 1929 है, तो 1, 3 और 2 आएगा, 1, 3 और 2, बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1894 वाला है ना, प्रथम विश्वविद्यालय अधिनियम, शारदा एक्ट 1929 और सती प्रथा का निषेध 1829। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? अब यहां पे ध्यान से पढ़िएगा कि इसका मेन कालानुक्रम क्या होगा। पहला है वुड डिस्पैच, ठीक है, पहला है वुड डिस्पैच, मैकाले मिनट, इसके बाद सार्जेंट एजुकेशन, और उसके बाद हंटर कमीशन, ठीक है। तो यहां पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन एक बार मैं बता देता हूं आपको, 1882 में, उसके बाद सार्जेंट 1944 में, ठीक है। हंटर एजुकेशन कमीशन 1882, सार्जेंट, दिस सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944, मैकाले का मिनट एजुकेशन ये 1935, और वुड डिस्पैच का कानून या डिस्पैच ये आया था 1854 में। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है, मैं भी देख लेता हूं। हाँ, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन जो कि एजुकेशन सिस्टम पर बेस्ड था 1882 में आया था। 1944 का द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आया था। फिर 1935 का, सॉरी 1935 नहीं है, ये 1835 है, 1835 का
मैकाले मिनट और वुड डिस्पैच 1854। अब आप इसमें मिला लीजिए कौन सा कैसे कैसे बैठेगा। तो सबसे पहले कौन सा दिख रहा है 1835, तो 2 इसमें कौन सा है, 2 इसमें 2 में है। इसके बाद 1854 है क्या, 1854 2 के बाद 1, ठीक है। उसके बाद है 3, उसके बाद 4, ठीक है, सबसे आखिर में 4। तो यहां पर 2 है आपका करेक्ट, ठीक है, बी। तो 2 1 3 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डेट को थोड़ा लेकर के ऊपर नीचे हो जाता है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश करी थी? तो ये बहुत ही फेमस एक्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसके समय पे आया था? लिटन के समय पर आया था क्या? ठीक है, डेट बता दीजिए आप लोग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ब्रिटिश प्रशासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट है जिसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्यों में अंग्रेज तथा आंग्ल भारतीय दोनों शामिल थे, ठीक। देखिए ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्य हैं है ना, ये ब्रिटिश और इंडियन दोनों से मिलकर के बना था, इसलिए नाम भी क्या है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये भी सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने किया था 1850 में, जी नहीं, 1851 में हुआ था। तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। उपयुक्त में से कथन सही है तो केवल एक सही है, ठीक है। ये 1851 है, राधाकांत देव भी सही है, लेकिन 51 डेट है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दली नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बोल रहा है, कौन सा एक सही नहीं है। पहला, वे भारत में संपदा के अपवहन के लिए ब्रिटिश की आलोचना करते थे। अब देखिए नरम दल यानी कि जो मॉडरेट्स थे उसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे मॉडरेट्स लीडर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, वे भारत में संपदा के अपवहन के लिए ब्रिटिश की आलोचना करते थे, बिल्कुल ये सही है। वे विदेशी माल के बहिष्कार की वकालत करते थे, दे एडवोकेटेड बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, सही है, ठीक है। वे ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था के पर भरोसा करते थे, जुडिशरी थी उन पर भी इनको है ना भरोसा था कि कहीं ना कहीं वो हमारे साथ न्याय ही करेंगे। और वे व्हाइट मैन बर्डन सिद्धांत के कटु आलोचक थे, बिल्कुल नहीं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी वो थ्योरी है जो ब्रिटिशों को ये शक्ति देता था, अपने खुद से उन्होंने इस थ्योरी को पूरी दुनिया में घुमाया था कि दुनिया में जितने भी अश्वेत लोग हैं उनको सिविलाइज करने की जिम्मेदारी श्वेतों की है, जो व्हाइट मैन्स है, और यही उनका बर्डन है, वही उनका बोझ है। तो ये सिद्धांत है ना, वो भारत में राज करने के लिए जो आसानी रहे इसलिए उन्होंने किया था। तो ये ऐसा नहीं था कि वो उसके आलोचक भी नहीं थे, जो भारतीय लिबरल्स थे वो इस चीज को मानते थे कि हाँ वो ब्रिटिशर्स सही कह रहे हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें से आंसर क्या है, डी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, यहां पे सूची है जिसको आपको मिलाना है, ठीक है। कुछ नाम है संस्थापकों के और इधर संस्थान के नाम। तो जोनाथन डंकन का नाम किससे जुड़ता है, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, ठीक है, ये, ठीक। इसके बाद अगला नाम क्या है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स को मैंने अभी बताया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, ये कहां से जुड़े हैं, कलकत्ता में मदरसा से, और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज विलियम बेंटिक के समय पे बना था, ठीक है, सिंपल है। तो यहां पर आप जोड़ लीजिए, जोनाथन डंकन का ए का है 4, 2 में है, ठीक है। बी ऑप्शन जाएगा 1 के साथ, यहां पर सही है, फिर सी का 2 सही है और डी का 4, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया था, किसके लिए किया था, तो सिंपल है, ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है। दुर्भिक्ष की अवस्था में, दुर्भिक्ष का मतलब होता है ड्रॉट यानी कि अकाल की अवस्था में रैयतों के वैधानिक अधिकार को बढ़ाने के लिए, ठीक है, देने के लिए। तो ये स्टेटमेंट पहला वाला सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ध्यान रखना स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती।
ठीक है, खुद का राज, स्वयं का राज, ये जो शब्द है वो पहली बार किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के बहुत फेमस ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पश्चिम शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही होगा कि भारत में 1854 में सर चार्ल्स वुड का एक प्रपोजल आया था और उसी के जरिए भारत में बहुत हद तक जो भारतीय वो था शिक्षा थी, ठीक है, उसको पूरी तरीके से इंग्लिश में परिवर्तित कर दिया था, इंग्लिश शिक्षा पद्धति में परिवर्तित किया गया था। बहुत सारे उसमें क्लॉजेस थे, ठीक है, इसलिए इसको भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये ग्लैडस्टोन था कौन? तो ये ब्रिटिश राजनेता था, यूके का प्राइम मिनिस्टर था, जो 12 साल लगभग प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहा। तो इसकी संज्ञा किसे दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन किसे कहा गया? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, यह कथन किसका है? अ सिंगल पार्ट ऑफ दिस self of a good library in Europe is equal to the entire literature of Indian and Arabia. Who said this? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट है लॉर्ड मैकॉले का, ठीक है। हालांकि लॉर्ड मैकॉले इतना बेवकूफ़ नहीं था कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट ऐसे ही कह दे। उसने ये इंटेंशनली कहा था कि लोगों को ये पता चले कि आपका भारतीयों का और अरेबिक्स का ज्ञान कितना कम है और हमारा ज्ञान उससे कितना ज़्यादा है, ठीक है। इसी को उन्होंने भारत पर थोपा कि आपको हम शिक्षित करने आए हैं वाला सिद्धांत, ठीक है। तो लॉर्ड मैकॉले उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, नेक्स्ट, निम्न में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो ध्यान रखिएगा, रमेश चंद्र दत्त, विलियम वेडनबर्न, लॉर्ड डफरिन या अश्विनी कुमार दत्त। तो आंसर क्या है? अश्विनी कुमार दत्त। इन्होंने कहा था 1886 में कलकत्ता में जब अधिवेशन में जब इन्होंने भाग लिया, उसके बाद बाहर आकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यार इनका कोई विजन कुछ नहीं है, तमाशा बस हो रहा है। तो उन्होंने 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त। ये कौन थे? तो ये पत्रकार भी थे, शिक्षाविद भी थे और एक समाज सेवक भी थे, अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। 1902 में इनको चुना गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। किस दल से? ये लिबरल पार्टी से चुने गए थे। कौन से पार्टी से? लिबरल पार्टी से, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से पढ़िए, बहुत सारे स्टेटमेंट है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? 1883 में इल्बर्ट बिल आया था, किसके समय पर? लॉर्ड रिपन के समय पर। तो इसका क्या उद्देश्य था? सिंपल सा उद्देश्य था कि भारत में जो जज हैं, जो यूरोपियन और इंडियन जज, उन दोनों को इक्वल किया जाए और दोनों के समक्ष किसी भी प्रकार के जो वाद हैं उसे रखा जा सके, यानी कि ब्रिटिश या यूरोपियंस के भी वाद को कोई भारतीय जज सुन पाए। ये इस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका बहुत विवाद हुआ था, ठीक है, इसके बाद, है ना। तो ये बहुत विवादित था, तो यही ऑप्शन सही है, ए वाला। ध्यान रख लीजिएगा, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध था, भारतीय तथा यूरोपियन लोगों को बराबरी पिलाना, ब्रिंगिंग इंडियन एंड यूरोपियन ऑन इक्वल फुटिंग एज फॉर एज द क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वॉज कंसर्न, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक। चलिए आज का अंतिम सवाल, उदारवादियों की प्रमुख उपलब्धियां बताइए। पहला, उन्होंने कांग्रेस के शैशव काल में राष्ट्रीय संघर्ष के उपयुक्त वातावरण तैयार किया। ही क्रिएटेड अ सुटेबल एटमॉस्फेयर फॉर द नेशनल स्ट्रगल इन द इन्फेंसी ऑफ द कांग्रेस। क्या उसने शुरुआत में वो वातावरण तैयार किया था
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उन्होंने भारतीयों को देश की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए एक मंच उपलब्ध कराया और उन्हें राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उस समय पर पूरे भारत को जोड़ने के लिए, जहां पर पूरे भारत के लोग आकर के एक अपनी बात रख सके, ऐसा कोई मंच नहीं था जो कांग्रेस ने दिया। ये भी सही है। उन्होंने लोगों को बताया कि विदेशी शासन से हमें क्या क्या हानियां हो रही है। ये भी सही है। उन्होंने अवेयर किया लोगों को कि इस भारत में जो भारत के बाहर शासन कर रहे हैं उनसे क्या घाटा है। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने भारत से धन निष्कासन और उसके कारण उत्पन्न प्रभाव को परिचित कराया। दादा भाई नौरोजी मेड पीपल अवेयर ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, है ना, इंडिया एंड द इफेक्टिव कॉजेज बाय इट। ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी सही है ना। हमने पढ़ा था इनका, कौन सा बुक है। ठीक है। तो वो चारों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो 1 2 3 4 सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, 1 2 3 एंड 4। ठीक। तो ये वो 30 सवाल हमने आपके समक्ष चर्चा किए जो उदारवादी युग के और जो दोनों युग के कांग्रेस के जो शुरुआती चैप्टर थे, लगभग 1885 से लेकर के 1919 के बीच के सारी घटनाओं को। इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।